हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 17। तो ये बीएससी का केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का 17वां वीडियो है। और इससे पहले 16 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें स्टार्ट करना है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 2। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है पूरा। आज हमें दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है, और दूसरे चैप्टर का नाम है अणुओं के सरल बंधन सिद्धांत, या फिर हम इंग्लिश में कह सकते हैं सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम इसमें बहुत सारी बॉन्डिंग थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास कोई भी एटम होता है, मान लो हमारे पास कोई एटम है, और ये मान लो हमारे पास कोई एटम का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सबको पता है, इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के चारों तरफ होती हैं कक्षाएं। कक्षाएं कह दो, या कोष कह दो, या कक्ष कह दो, या फिर आप ऑर्बिट भी कह सकते हो, या शेल भी कह सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है, ये ऑर्बिट है या सेल्स हैं। अब इन्हें पूरा गोल मैंने इस तरीके से नहीं बनाया है, सिर्फ एक थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनका बना दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई भी एटम है, आपके पास कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के बारे में हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु के बिल्कुल बीच में तो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जिसे हम हिंदी में नाभिक कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं शेल। शेल को आप कक्षा भी कह सकते हो, कोष भी कह सकते हो, ऑर्बिट भी कह सकते हो, ठीक है। और शेल के अंदर होते हैं सब सेल। सब सेल को हम कह सकते हैं सब ऑर्बिट, ठीक है, या फिर उपकोष। और उपकोष के भी अंदर यदि आप जाओगे तो उपकोष में होते हैं कक्षक, जिन्हें हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल, आप ऑर्बिटल कह सकते हो या फिर कक्षक कह सकते हो। और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी बातें हालांकि हमने क्लास 11th में भी पढ़ी थी, क्लास 12th में भी पढ़ी थी, पर हमारे बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये सारी बातें हैं, इसलिए हम इन सबको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एटम में हम न्यूक्लियस के बारे में तो ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सेल हमें पता है, ये सब जो बनाए हैं ये सब क्या है, सेल, या फिर आप इन्हें ऑर्बिट भी कह सकते हो, KLMNO, इस तरह इन्हें नाम से पुकारते हैं। सेल के अंदर होते हैं सब सेल, जिन्हें हम उपकोष कहते हैं। उपकोष के अंदर होते हैं ऑर्बिटल या कक्षक, और उनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, करते हैं डिस्कस। देखो ध्यान से, हम यहां तो लिखेंगे कोष या कक्ष या ऑर्बिट या शेल, कुछ भी कह सकते हैं। और जो क्वांटम संख्या या जो क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, या कौन से कक्ष में है, या कौन से ऑर्बिट में है, या कौन से सेल में, उस क्वांटम नंबर को हम n से प्रदर्शित करते हैं। और n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर हिंदी में आप कह सकते हो मुख्य क्वांटम संख्या। तो यहां तो हम लिखेंगे ऑर्बिट के बारे में या शेल के बारे में, कि कौन सा सेल है या कौन सा ऑर्बिट है। और ये जो संख्या यहां लिखी हुई है ना, जैसा पहला ऑर्बिट है उसके लिए n का मान 1 है,
तो ये n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या की जो वैल्यू होती है ना, वो ऑर्बिट का नंबर ही होता है, वो कक्षा की संख्या ही होती है वो। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे उपकोष। उपकोष को आप उप कक्ष भी कह सकते हो, सब ऑर्बिट भी कह सकते हो, या सब सेल भी कह सकते हो। और इसका हमें पता चलता है एल से। एल भी एक क्वांटम नंबर है जिसे हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, या हिंदी में एल को कहते हैं दिंगशी क्वांटम संख्या। ठीक है, इसका भी हम बताएंगे वैल्यू कैसे निकलेगा। कुल मिला के बात यह है कि सबसे पहले यहाँ तो हमें सीखने हैं कोष और यहाँ हमें सीखने हैं उपकोष, और उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक या ऑर्बिटल, उन्हें हम यहाँ सीखेंगे। और ऑर्बिटल के बारे में बताने वाली जो क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम नंबर, उसे हम m से प्रदर्शित करते हैं और इसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा, उनके रोटेशन की डायरेक्शन बताने वाला जो क्वांटम नंबर होता है उसे हम s से लिखते हैं और इसका मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। चलो बात करते हैं इन सभी क्वांटम संख्याओं के बारे में। सबसे पहले यदि आपको क्वांटम संख्याओं की बात तो चलो अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ तो शेल की, यहाँ सब सेल की, यहाँ ऑर्बिटल की और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, यदि हम पहली कक्षा की बात करें यानी पहले ऑर्बिट की या पहले शेल की बात करें, तो पहले कक्षा में केवल एक ही उपकोष होता है, एक ही सब सेल होता है जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। और एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, जो ये एक बॉक्स बना रखा है ना, एक बॉक्स का मतलब एक ऑर्बिटल है, एक कक्षक है। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं? दो। पहले इलेक्ट्रॉन का तो मुंह ऊपर की तरफ को है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे की तरफ को है। दो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए? दो। ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन दो हुए। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि किसी भी एटम का जो पहला सेल है उसमें कितने सब सेल होते हैं, कितने उपकोष होते हैं, तो आप कहोगे केवल एक उपकोष होता है। और कोई आपसे पूछता है कि ये उपकोष कौन सा होता है, तो आप बताओगे एस उपकोष या एस सब सेल होता है। फिर किसी ने पूछा कि उसमें कक्षक कितने होते हैं, तो आप बताओगे एस उपकोष में या एस सब सेल में केवल एक कक्षक होता है जिसे हम एस कक्षक कह सकते हैं। फिर किसी ने पूछा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप बताओगे एक कक्षक में, एक ऑर्बिटल में केवल दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं दो। ठीक है, तो यहाँ तो हमने बताया पहली कक्षा में एक उपकोष एस है, उसके अंदर एक कक्षक है, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ऑर्बिट में या दूसरे सेल में। दूसरे सेल के लिए उपकोष होते हैं दो, सब सेल होते हैं दो, एस सब सेल और पी सब सेल। एस सब सेल के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि एस सब सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, जबकि पी सब सेल में होते हैं तीन ऑर्बिटल। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज मैंने पहले भी आपको सिखाई है कि यदि आपको ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कक्षकों की संख्या ध्यान रखनी है तो आप इस सारणी को ध्यान रख सकते हो, एस पी डी एफ, ये हमारे ऑर्बिटल सब ऑर्बिट हैं, 1 3 5 और 7। ठीक है, ध्यान रखना ये P है, P। तो मतलब कहने की बात यह है कि S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, F सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। इस चीज की हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। आ जाओ अब दूसरे सेल में अर्थात दूसरी कक्षा में या दूसरे ऑर्बिट में दो सब सेल होते हैं, एस सब सेल और पी सब सेल, एस उपकोष और पी उपकोष। एस सब सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि पी सब सेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल। देखो कितने बॉक्स बना रखे हैं यहाँ, 3 बॉक्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका होता है ना, उस तरीके को आपको समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ये होता है कि पहले तो आप इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरोगे, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन। जैसे 3 सब सेल है ना, यदि इन 3 सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल है हमारे पास, और इनमें आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका होता है जो हुंड ने हमें बताया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हुंड।
हुन ने कहा था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है एक ही दिशा में, 1 2 3, ठीक है। अब जोड़े बनेंगे 4 5 और 6, इस तरह बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखोगे। तो ये हमने जो यहाँ पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल दिखाए, इन 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे नहीं भरना कि पहले दोनों ये भर दिए फिर दोनों ये फिर दोनों ये, पहले सीधे सीधे भरो फिर उल्टे उल्टे भरो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन 2। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 दूनी 6। पर यदि कोई पूछता है कि दूसरे कक्षा में या दूसरे सेल में या दूसरे ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो आपको सीधा बताना है कि इसमें 2 तो होते हैं एस वाले इलेक्ट्रॉन और 6 होते हैं पी वाले, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें 8। अब चलो अगली बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की तीसरे शेल की या तीसरे ऑर्बिट की। तीसरे ऑर्बिट में 3 सब सेल होंगे एस पी डी। एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2, और इसमें 3 दूनी 6 आ जाएंगे और इसमें 5 दूनी 10 आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ कितने? 18। अब इसी तरीके से यहाँ देख लो, यदि हमारे पास चौथी कक्षा है, चौथा ऑर्बिट है या चौथा सब सेल है, तो इसमें चौथा ऑर्बिट है या चौथा शेल है या चौथी कक्षा है, इसमें सब सेल होते हैं कितने? 4, एस पी डी एफ ये होते हैं। और आपको इस बात का पता ही होगा कि एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो 2 होंगे, यहाँ 3 दूनी 6 होंगे और यहाँ 5 दूनी 10 होंगे और यहाँ 7 दूनी 14 होंगे। तो इन सबका टोटल मारोगे तो चौथी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है 32। ध्यान रखोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 32। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए बेटे, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल आपको आनी चाहिए। और यदि मैं आपको कहूं कि चलो इसके बारे में बात करते हैं, ये तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये है एल एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये है एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये है एस, ठीक है। यदि इन क्वांटम नंबर्स के बारे में आप बात करोगे तो कैसे करोगे बात? चलो देखते हैं अच्छा कैसे करेंगे बात। यदि n का वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होता है तो L का वैल्यू 0 होता है। बेटा यहां लिख रहा मैं L के नीचे, इसका 0 वैल्यू होगा और M का वैल्यू भी कितना होगा? 0। यानी M का वैल्यू 0 होने का मतलब एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए एक ऑर्बिटल ही हमने यहां बनाया है सिर्फ। यदि आपका दूसरा ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा और n का वैल्यू 2 है तो सब सेल के 2 वैल्यू होंगे, एक तो 0 होगा एक तो 1 होगा। 0 वाला तो होता है S सब सेल और 1 वाला होता है P सब सेल। अब 0 वैल्यू है तो m का मान 0 होगा और यदि 1 है तो -1 से +1 तक होगा। जैसे 3 है ना तो इसके लिए तो -1 होगा, इन दोनों के लिए 0 होगा, इसके लिए +1 होगा। जब क्वांटम नंबर्स वाला मैं चैप्टर आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ना क्वांटम नंबर्स वाला इसी चैप्टर में, तो वहां ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहां तो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको आगे जो कंसेप्ट है उसमें दिक्कत ना आए। मतलब आपको पता होना चाहिए, एक चीज और नोट कर लेना कहीं भी, जो हमारा यदि हमारे पास सब सेल है ना, देखो 1 मिनट रुक जाओ अभी बताता हूं। ऐसी जगह देखते हैं जहां चारों सब सेल आ जाएं। ये आ रहे चारों सब सेल, देखो आ रहे ना यहाँ, देखो एस बी है, पी बी है, डी बी है, एफ बी, ये क्या है? सब सेल हैं। इन सब सेल के लिए यदि आपको L की वैल्यू निकालनी है, L एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ध्यान रखना 0 1 2 और 3 ये है तरीका। इनके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर ऐसे निकलेगा। ध्यान रखोगे कि S के लिए L का वैल्यू हमेशा 0 होता है, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3। मतलब ये जो टेबल है ये कई बार मैंने आपको 11th और 12th क्लास में भी सिखाई है। कैसे सिखाई है? SPDF 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होंगी तो आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
यदि आपको ये बात समझ में आती है कि भाई पहली कक्षा में एक उपकोष होता है, उसमें एक ही कक्षक होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं, sp, s में एक कक्षक और p में 3 कक्षक, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होते हैं, sp,d, और चौथी कक्षा में 4 उपकोष होते हैं, sp,df। ये बात कम से कम आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आज का हमारा मेन अटेंशन कहाँ रहेगा। आज का हमारा मेन अटेंशन रहेगा, ये हमारा टॉपिक है आज का, कक्षक या ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल तो समझ में आ गया होगा आपके क्या होता है, क्या होता है ऑर्बिटल के बारे में या कक्षक के बारे में मैंने आपको बताया कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है, नाभिक, उसके पास बाहर होती हैं बहुत सारी कक्षाएं, और कक्षाओं के अंदर होते हैं उपकोष, उपकोष के अंदर होते हैं ये कक्षक, जिन्हें हम ऑर्बिटल भी कहते हैं, और कक्षक में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सर ये तो पता चल गया हमें। मान लो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ जाता है कि कक्षक किसे कहते हैं, तो हम क्या जवाब लिखेंगे सर? हम ये लिखेंगे क्या कि किसी परमाणु के बीच में होता है नाभिक या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर होते हैं सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट को आप सब सेल भी कह सकते हो, और सब ऑर्बिट के अंदर होते हैं ऑर्बिटल या कक्षक, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर यदि आपको इस सारी बात को खोल के नहीं लिखना, वैसे मेरा मानना तो यह है कि आपको लिख देना चाहिए इस परिभाषा को भी। यदि आपको सारी बात को खोल के नहीं लिखना, तो कक्षक या ऑर्बिटल का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूं। मान लो आपके पास किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ हम बनाते थे ऑर्बिट, फिर सब ऑर्बिट, फिर ऑर्बिटल की बात करते थे। अब मैं आपको यूं कह रहा कि हमने इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र देखा है, एक ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र देखा है, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस देखा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। मान लो ये स्पेस ऐसा है, ये जो मैंने बनाया, ये ऐसा 3D स्पेस है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है इस स्पेस के अंदर इसके। तो इस स्पेस को मैं ऑर्बिटल कहूंगा। क्या कहूंगा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ वो स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी या प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, जहां पता है कि यहां तो 100% इलेक्ट्रॉन होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो कक्षक या ऑर्बिटल की परिभाषा आपको लिख के आनी है, किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा 3D स्पेस, यानी त्रिविमीय स्पेस या 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है, ऑर्बिटल कहलाता है। इसे कहते हैं हम ऑर्बिटल। अब अगली बात आपको लिख के आनी है कि कक्षकों के प्रकार, यानी ऑर्बिटल्स के टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि ऑर्बिटल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, s, p, d, f। ठीक है, जिनके आगे भी कई प्रकार हैं। हमें यूं तो पता है कि ऑर्बिटल 4 तरह के होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। अब यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं, देखो मैं बता देता हूं आपको कहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर आपने तो यहां जो बात हमें सिखाई थी, यहां तो आपने ये बताया था कि ये sp,df तो उपकोष है या उपकक्ष है या सब ऑर्बिट है या सब सेल है। ऑर्बिटल में तो आपने sp,df नहीं लिखा था यहाँ, और अब आप कह रहे कि ऑर्बिटल 4 तरह के होते हैं। तो मैं आपको इस बात को स्पष्ट करता हूं, देखो मैं बता रहा हूं, यहां समझो, इस चीज में ही बता रहा। ये आपको पता है कि ये सब ऑर्बिट है, यानी उपकोष है, उपकोष के अंदर कक्षक है। तो s उपकोष के अंदर, s सब सेल के अंदर या s सब ऑर्बिट के अंदर एक ऑर्बिटल है, तो मैं इस ऑर्बिटल को s ऑर्बिटल कह सकता हूं। आपको पता है सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, यानी उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं, पर वे कक्षक जिस उपकोष के हैं उन कक्षकों को उस उपकोष के नाम से ही पहचाना जाता है।
जैसे ये जो कक्षक है ना, ये जो ऑर्बिटल है, इसे मैं s ऑर्बिटल कह सकता हूं, क्योंकि ये s सब ऑर्बिट का ऑर्बिटल है। ये तीनों जो ऑर्बिटल है ना, तीनों कक्षक, इन्हें मैं p कक्षक कह सकता हूं, क्योंकि ये तीनों p उपकोष के कक्षक हैं। तो ये भी p ऑर्बिटल हुआ, ये भी p ऑर्बिटल और ये भी p ऑर्बिटल। एंड इन द सेम वे ये पांचों के पांचों d सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल हैं, इसलिए हम इन पांचों को कह सकते हैं d ऑर्बिटल। और ये साथ के साथ सातों के सातों ऑर्बिटल f सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल हैं, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं f ऑर्बिटल। क्लियर हुई बात? तो हमें यहाँ एक बात पता चली कक्षकों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। हमें पता चला कि ऑर्बिटल मुख्य रूप से तो चार प्रकार के ही होते हैं। कोई भी ऑर्बिटल आपके सामने है, कोई भी कक्षक आपके सामने है, कोई भी छोटा सा आयताकार बॉक्स आपके सामने है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई या तो वो s ऑर्बिटल होगा, यानी s सब ऑर्बिट का ऑर्बिटल होगा, या फिर वो p ऑर्बिटल होगा, यानी p सब ऑर्बिट का ऑर्बिटल होगा, या फिर वो d ऑर्बिटल होगा, या फिर वो f ऑर्बिटल होगा। तो मुख्य रूप से तो चार प्रकार के होते हैं, जिनके आगे भी कई प्रकार हैं। अब आगे के प्रकार हमें समझने, देखो कैसे। यहां तो हम लिखेंगे सब ऑर्बिट, जिसका पता हमें L से लगता है। L का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिंगशी क्वांटम संख्या। यहां लिखेंगे हम M। M का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में। और यहां लिखेंगे हम ऑर्बिटल। क्या लिखेंगे? ऑर्बिटल। देखो, यदि मैं आपको कहूं कि हमारे पास एक सब ऑर्बिट है S, भाई सब ऑर्बिट तो एस बी, पी बी, डी बी और एफ बी चार तरह के होते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यदि मान लो मेरे पास एक सब ऑर्बिट अर्थात एक उपकोष एस है, तो एस उपकोष के लिए एल का वैल्यू होता है 0। अभी मैंने आपको जो है इसके बारे में बताया था कि ये जो पूरी सारणी है इस तरह की, इस सारणी में तो आप रट्टा मार लो बिल्कुल। इस चीज में बहुत आसान है। एस पी डी एफ 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3। तो ये L की वैल्यू है। जब S सब ऑर्बिट के लिए L की वैल्यू 0 है, तो M की वैल्यू भी 0 होगी। और M की वैल्यू 0 है तो M ही तो बताता है हमें ऑर्बिटल के बारे में। M की वैल्यू 0 है, इसका मतलब M का केवल एक मान है, एक वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है? 0। तो जब m की केवल एक वैल्यू है, इसका मतलब ऑर्बिटल केवल एक ही होगा। लिखा मैंने ऊपर इसलिए ऑर्बिटल, ऑर्बिटल केवल एक होगा और अकेला ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल, अकेला कक्षक होता है s कक्षक। इसी तरीके से यदि आप p सब ऑर्बिट की बात करते हो, सब ऑर्बिट को आप सब सेल भी कह सकते हो और उपकोष भी कह सकते हो। यदि आप p ऑर्बिट सब ऑर्बिट की बात करते हो, तो इसके लिए l का मान होता है 1, और L का वैल्यू यदि 1 है तो M का वैल्यू -1 से +1 तक जाएगा, -1 0 +1। तो ये टोटल कितने वैल्यूज हैं? एक तो ये है वैल्यू, एक ये है, एक ये, टोटल 3 वैल्यू हैं। 3 वैल्यू हैं, इससे हमें पता चलता है ये M की वैल्यू 3 है, और M से हमें पता चलता है ऑर्बिटल का यानी कक्षक का। तो 3 वैल्यू हैं, तो साफ पता चल रहा कि P सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि M की वैल्यू 3 तरह की आती है। ध्यान रखना, बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत काम की बात। मैंने बताया कि यदि सब ऑर्बिट S है तो उसके लिए L का वैल्यू 0 है, और L का वैल्यू 0 है तो M का वैल्यू भी 0 होगा। M के वैल्यू से हमें ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है। M के वैल्यू से हमें पता चलता है किसके बारे में? ऑर्बिटल के बारे में। तो यहां हमें पता चला कि जब एक वैल्यू है M का, तो ऑर्बिटल एक ही होगा। किसका? S सब ऑर्बिट का, S उपकोष का केवल एक ही ऑर्बिटल होगा। एक बॉक्स बनाया था अभी जब मैं समझा रहा था, और वो S ऑर्बिटल ही कहलाएगा। अब P सब ऑर्बिट के लिए L का मान होता है 1 है, तो M की वैल्यू -1 से +1 तक जाएगी। तो टोटल वैल्यू कितनी हुई? 1 2 और 3 वैल्यू हुई। इसका मतलब ऑर्बिटल 3 होंगे। किसमें? P सब ऑर्बिट के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं,
उनमें से पहला तो होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। px तो होता है x अक्ष में होता है, जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में आपने, ठीक है। तो हमें यहां से पता चलता है जब हम किसी सब ऑर्बिट के लिए L का मान पता करते हैं और L के मान से M का मान निकालते हैं, तो M का मान आते ही M के जितने भी मान आते हैं उतने ही ऑर्बिटल होते हैं। जैसे P के लिए L का मान 1 है, 1 के लिए M का मान -1 से +1 तक जाएगा, -1 0 +1, टोटल 3 वैल्यू है। इसका मतलब P सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होंगे, उनमें से एक तो होगा px जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, एक होगा py और एक होगा pz। इसी तरीके से d सब ऑर्बिट के लिए L का वैल्यू होता है 2, L का वैल्यू 2 है तो M का वैल्यू जाएगा -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 +2, तो टोटल वैल्यू कितने हुए 1 2 3 4 5, तो 5 ही ऑर्बिटल होते हैं d सब ऑर्बिट में। एक तो होता है dxy, एक dyz, एक dzx और एक dx² y² और एक dz², इन्हें याद करना है आपको। पर यदि हम बात करते हैं f सब ऑर्बिट की, f सब ऑर्बिट के लिए L का वैल्यू होता है 3, और जब L का वैल्यू 3 होगा तो M के वैल्यू -3 से +3 तक जाएंगे, तो टोटल कितनी वैल्यू हुई 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब एक बात तो देखो क्लियर है कि f सब ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 7, ठीक है। पर ये 7 ऑर्बिटल्स के बारे में हमें इनका ओरिएंटेशन नहीं पता, हमें इन 7 ऑर्बिटल के बारे में जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी f ऑर्बिटल और f सब ऑर्बिट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अभी ये रिसर्च पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिख पाया हूं, मैंने यहाँ लिख दिया है डैश, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ डैश इसलिए लिखा क्योंकि f सब ऑर्बिट के कितने ऑर्बिटल हैं ये तो पता है, पर वे कौन कौन से हैं यूं नहीं पता चल रहा हमें कि कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो हमें मतलब हमने तो अभी यूं पढ़ा था कि जो आपके ऑर्बिटल हैं वे मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं, s वाले कुछ ऑर्बिटल्स होंगे, p वाले ऑर्बिटल्स होंगे, d वाले होंगे और f वाले होंगे। देखो s वाले ऑर्बिटल ही तो है s, p वाले ऑर्बिटल है, देखो ये भी p है, ये भी p है, ये भी p है, d वाले ऑर्बिटल है d d d d d, f वाले ऑर्बिटल में f f f f f f आएगा, ये बात पक्का है कि 7 बार आएगा, पर उनके नाम और उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा इसके बारे में वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। जब खोज पूरी हो जाएगी तो इसे मैं भर दूंगा यहाँ, ठीक है, पता नहीं कब तक पूरी होगी। चलो खैर, इससे हमें पता चला है ऑर्बिटल के बारे में। यदि हमें सब ऑर्बिट के L का वैल्यू पता है तो L से हम निकाल लेते हैं M, और M के जितने भी वैल्यू आते हैं उससे हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल जाते हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट चलो अगली बात कर रहे हैं हम। ये सारी बातें थ्योरी में आप ऐसे लिख सकते हो, वैसे थ्योरी में लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती, आपने यदि वो टेबल जो मैंने ऊपर बनवाई है यदि वो बना दी ना आपने, तो आप गलती नहीं करने के बिल्कुल भी। देखो चूंकि S सब सेल के लिए अर्थात L बराबर 0 के लिए M का केवल एक वैल्यू होता है, अतः S ऑर्बिटल केवल एक प्रकार का ही होता है। चूंकि P सब सेल L बराबर 1 के लिए M के 3 वैल्यू होते हैं, अतः P ऑर्बिटल 3 टाइप्स के होते हैं, Px Py Pz। इसी तरीके से चूंकि D सब सेल अर्थात L बराबर 2 के लिए M के 5 वैल्यू होते हैं, अतः D ऑर्बिटल 5 टाइप्स के होते हैं, dxy dyz dzx dx² y² dz², ठीक है। इसी तरीके से चूंकि F सब सेल अर्थात L बराबर 3 के लिए M के 7 वैल्यू होते हैं, अतः F ऑर्बिटल 7 टाइप्स के होने चाहिए, जिनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। इनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, इसलिए वैज्ञानिकों को अभी पता नहीं चला है कि जो F ऑर्बिटल्स हैं वे किस किस तरह के हैं। ठीक है बेटे, पता चल गया ना आपको, ऑर्बिटल्स के टाइप पता चल गए, कक्षकों के प्रकार। पहले तो लोगों का मानना यह था कि ऑर्बिटल 4 तरह के होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। यानी s सब सेल के जो ऑर्बिटल हैं उन्हें तो आप s ऑर्बिटल कहोगे, p सब सेल के जो ऑर्बिटल हैं उन्हें p ऑर्बिटल कहोगे, d सब सेल के जो ऑर्बिटल हैं उन्हें d
ऑर्बिटल कहोगे, और f सब शेल के जो ऑर्बिटल है उन्हें f ऑर्बिटल कहोगे। ठीक है, पर अब पता चला कि यार ये तो s ऑर्बिटल तो एक तरह का होता है, p ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं, d ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं और f ऑर्बिटल होते हैं 7 तरह के। पर f ऑर्बिटल जो 7 तरह के, उनके बारे में वैज्ञानिकों ने भी पूरी खोज नहीं की है। अब आते हैं इनकी कक्षकों की आकृति व अभिविन्यास पर। शेप्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, बहुत ध्यान से समझना। ये जो आपको दो गोले नजर आ रहे हैं ना, एक गोला तो ये है और एक ये है, ये जो s ऑर्बिटल होते हैं ये गोलाकार ही होते हैं, स्फेरिकल। और साइज ऑफ s ऑर्बिटल यदि हम बात करें तो पहली कक्षा का जो s ऑर्बिटल होगा यानी 1s ऑर्बिटल, उसका साइज सबसे छोटा होता है, क्योंकि पहली आपकी कक्षा है या पहला कोष है या पहला कक्षा या पहला ऑर्बिट है, वो तो नजदीक होगा ना न्यूक्लियस के। देखो यदि आप इसे देखो, ये तो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, और इस वाले को देखो न्यूक्लियस से दूर है ना थोड़ा, इसके कंपैरिजन में तो दूर ही है ये। तो 1s ऑर्बिटल सबसे छोटा होता है साइज में, उससे बड़ा 2s ऑर्बिटल होगा, उससे बड़ा 3s, उससे बड़ा 4s। पर सारे s ऑर्बिटल स्फेरिकल ही होंगे, गोलाकार ही होंगे। कक्षा की संख्या बढ़ने पर, देखो यहाँ कक्षा की संख्या 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। कक्षा की संख्या को आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, s ऑर्बिटल का साइज उतना बढ़ेगा, और उसकी शेप बिल्कुल वैसी ही रहेगी, स्फेरिकल गोलाकार। ठीक है, अब s ऑर्बिटल तो पता चल गया आपको पता चल गया कि s ऑर्बिटल गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, और साइज ऑफ s ऑर्बिटल जो है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर होगी ना बात? देखो ये तो x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये है z अक्ष, इसी तरह x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। ठीक है, यहां से जा रहा है देखो x अक्ष, यहां से ये x अक्ष है, और ये नीचे से ऊपर जा रहा y अक्ष, और ये है z अक्ष। ऐसे ही तो सीखते थे हम मैथ में, बीच में इसलिए नहीं बनाया जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। कभी आप सोचोगे ये जो ऑर्बिटल है ये भी कटे हुए होते हैं बीच में से। अब देखो चलो, s ऑर्बिटल समझ में आ गया। s ऑर्बिटल कैसा होता है? s ऑर्बिटल होता है गोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल हमने पढ़े थे 3 तरह के। px तो ऐसा होगा कि x एक्सिस में होगा, ये x एक्सिस है, ये डबल डंबल जैसा होता है, सॉरी डबल डंबल नहीं, केवल डंबल जैसा। डंबल कहते हैं डमरू को। देखो डमरू जैसा ही तो है, एक तो नाशपाती सी इधर है, एक नाशपाती इधर है। नाशपाती को हम इंग्लिश में कहते हैं पियर। तो 2 पियर हैं, एक तो इधर एक तो इधर, और बीच में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो px तो ऐसा होता है जो x एक्सिस के पैरेलल हो, py होता है y एक्सिस के पैरेलल, और pz होता है z एक्सिस के पैरेलल। इस z एक्सिस को ध्यान से समझ लो। ये ऐसा है कि यहाँ जो हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस से बाहर आ रहा हमारी तरफ। कहाँ आ रहा? हमारी तरफ आ रहा, हमारी तरफ। जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकल रहा हो। अब मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ तो मैं चित्र बना नहीं सकता ना यहाँ। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मोबाइल के डिस्प्ले और मेरे बोर्ड की डिस्प्ले ये सब क्या है? 2D डिस्प्ले है, 2D, 3D नहीं है। 3D डिस्प्ले नहीं है बेटे। ठीक है, मतलब ये तो है एक्स एक्सिस, ये तो आपके बोर्ड के, आपके मोबाइल के प्लेन में है, और ये है जेड एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये भी प्लेन में है। और ये वाला जो एक्सिस है ना, ये वाला हिस्सा इधर वाला तो बोर्ड के अंदर धसा हुआ है, और ये वाला बोर्ड से बाहर निकल रहा। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, p ऑर्बिटल, px, py, pz। px ऑर्बिटल होता है x एक्सिस के पैरेलल, py होता है y एक्सिस के पैरेलल, और pz होता है z एक्सिस के पैरेलल, यानी बोर्ड से बाहर आता हुआ। यहाँ लिखा हुआ है कि p ऑर्बिटल डंबल या डमरू जैसा होता है, डंबल शेप आप कह सकते हो। एनर्जी तीनों की बराबर होती है, px की जितनी एनर्जी उतनी py की होगी, उतनी ही pz की होगी। अब p ऑर्बिटल के बाद आते हैं हम कौन से ऑर्बिटल पर? d ऑर्बिटल पर। ये d ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल होता है, देखो मैं बताता हूं, एक मिनट। d ऑर्बिटल डबल डंबल जैसा होता है। किसके जैसा? डबल डंबल जैसा। देखो एक डंबल ये है, एक डंबल ये है, ये 2-2 डंबल बने हुए सारे।
पर इनमें अंतर आ रहा, देखो इसमें तो x और y एक्स है और इसमें y z है और इसमें z x है। ठीक देख रहे हैं ना आप, ये तीनों तो एक जैसे लग रहे होंगे आपको। ये तो dxy है और ये है dyz। देखो x और y के बीच में जो आ रहा उसे कहते हैं dxy। d ऑर्बिटल है जो x और y एक्सिस के बीच में सरवाइव करता है और dyz वो है जो y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में सरवाइव करता है। dzx वो है जो z और x एक्सिस के बीच में सरवाइव करता है। फिर अलग तरह के आते हैं जो जिसका नाम है चौथे प्रकार के d ऑर्बिटल को हम कहते हैं dx स्क्वायर y स्क्वायर, जो x और y के पैरेलल होता है। x के पैरेलल ये वाले लोब होंगे तो y के पैरेलल ये होंगे, इसे हम कहते हैं dx स्क्वायर y स्क्वायर। इसी तरीके से एक होता है dz स्क्वायर z एक्सिस में ही होता है पूरा, इसमें होता है z एक्सिस में। ठीक है, ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको ऊपर एक लोब दिखाई दे रहा, नीचे भी एक लोब दिखाई दे रहा, ये जो है दो लोब हैं एक दूसरे के पीछे छिपे हुए हैं, इसलिए ऊपर के दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे और नीचे के दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे। dz स्क्वायर है, डबल डंबल जैसा होगा ना, तो दो तो नाशपाती ऊपर हैं दो नीचे हैं, पर एक दूसरे के पीछे छिपी हुई इसलिए दिखाई नहीं दे रही। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज का, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, सबसे नीचे वाली लाइन में आप पढ़ सकते हो इस चीज को। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है d ऑर्बिटल डबल डंबल जैसे होते हैं, किसके जैसे, ये लिखा हुआ है नीचे वाली लाइन में पढ़ो, डबल डंबल शेप। ठीक है बेटे, तो यदि ऑर्बिटल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऑर्बिटल किसे कहते हैं उसकी विवेचना करो या डिस्कशन करो ऑर्बिटल के बारे में, तो आपको ऑर्बिटल के बारे में ये सारी बातें लिखनी है। कौन कौन सी मैं एक बार दोबारा बताता हूं आपको। यदि ऑर्बिटल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको पहले तो ये बना के आना है एक, जिसमें आप शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता दो। एक तो टेबल ये बनानी बहुत आसान सी। फिर आपको देनी है ऑर्बिटल की डेफिनेशन। ऑर्बिटल की ये वाली डेफिनेशन बुक्स में मिलती है, पर आप दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ पहले तो होते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर जो होते हैं ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं कि मुख्य रूप से तो चार तरह के होते हैं एसपीडीएफ, पर उसके अंदर फिर कौन कौन से टाइप है वे बताने हैं। ये टाइप क्यों हुए उसका रीजन देना है, और फिर कक्षकों की आकृति व अभिविन्यास के बारे में बताना है, शेप्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको बताना है कि एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं गोलाकार, पी ऑर्बिटल डंबल जैसे, और डी ऑर्बिटल होते हैं डबल डंबल जैसे। ठीक है बेटे, बस आज तो हमें इतनी पढ़ाई करनी है बस, इससे अगला टॉपिक मैं कल क्लियर करूंगा आपको, और पहले चैप्टर के पीडीएफ नोट्स में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अभी असल में मैं घर से बाहर हूँ, घर पे नहीं हूं मैं। जब मैं घर पे पहुंच जाऊंगा, घर से लगभग 400 किलोमीटर दूर हूँ, यहाँ हरियाणा में जो राजस्थान का बॉर्डर है, यहाँ एक जिला है सिरसा, सिरसा में हूँ इस समय मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर। किसी काम से आया हुआ था, कुछ काम था, और 5-6 दिन हो गए मुझे यहाँ पर, तो इसलिए बेटे कोशिश करूंगा कि पीडीएफ नोट्स डाल दूं। ठीक है, पर आप पढ़ाई करते रहो रेगुलरली अपनी, बस सारी चीजें समझते रहो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।